हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th के लिए आपका सिविक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम जो आपका 12 फरवरी आपको होने वाला है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये हमारा सिविक्स का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो याद रखिएगा, जो बेल्जियम जो है उसमें कौन सी प्रमुख दो भाषा बोली जाती है? फ्रेंच और डच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आता है। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो डच भाषा। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बेल्जियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार भी किसी देश में काम करती है, तो कौन सा? बेल्जियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो आपको भी पता है भैया, 1 साल देश आज़ाद होने के बाद हम लोगों को मिला 1948, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो याद रखिएगा सिंघली का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यकवाद है, बहुत ज़्यादा है? तो याद रखिएगा सिंघली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 क्या बोल रहा है, जो 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र भाषा राज्य घोषित कर दिया गया, एकमात्र भाषा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 1956 में श्रीलंका में, तो याद रखिएगा आपको सिंघली, यहाँ ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंघली भाषा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंघलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? तो याद रखिएगा 74% था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट था? तो मात्र 18% था। आगे ये देखते हैं, श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? बहुसंख्यकवाद था। एक में बहुत ज़्यादा लोग था, एक में बहुत कम लोग थे, जिसके कारण सिंघली अब तमिल समुदाय के बीच जो तनाव होता है श्रीलंका में बढ़ने लगा। आगे देखिए, इलम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इलम जो शब्द होता है उसका अर्थ भी सरकार होता है। आगे देखिए, श्रीलंका के राज्य के धर्म क्या है? तो याद रखिएगा श्रीलंका का राज्य के धर्म बौद्ध धर्म, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अधिकांश सिंघली भाषा किस धर्म को मानते थे? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? तो सत्ता की सहायता। यदि भैया यदि पावर जो है सभी को बराबर बांट दीजिएगा तो कोई भी आपको सामूहिक जो समूह के बीच में टकराव खत्म कर देगा। आगे यदि देखते हैं, किसी शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकात्मक सरकार बोलते हैं। ठीक है। यदि आपको बोलेगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो याद रखिएगा इसका संघात्मक हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा अध्यात्मक हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली हमारा भारत है? तो याद रखिएगा संघात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा। यदि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार जो है संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है? तो संघात्मक सरकार हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो याद रखिएगा 3 सूची में किया गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, भारत की संघ प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है अपने पास, निम्नलिखित में शामिल है? तो याद रखिएगा राज्य सूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो याद रखिएगा विधायी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा संघ सूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुलिस हो गया, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांत महत्व के किस विषय के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा राज्य सूची बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है, तो याद रखिए कानून व्यवस्था जो है हमारा केंद्र सूची में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को हो जाता है। कौन सा ऐसा सूची है भाई जिस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, तो समवर्ती सूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची के आपको किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सिर्फ किसका कानून लागू होता है, तो याद रखिएगा आपको केंद्र सरकार का लागू होता है। मान लीजिए समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, तो भैया किसका फाइनली आपको जो कानून लागू होगा, तो केंद्र सरकार का लागू होगा। आगे यदि देखते हैं बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को, मान लीजिए हमारा कोई केंद्र सरकार है और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता पावर देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो याद रखिएगा हमारा न्यायपालिका करता है। भारत में कितने राज्य हैं, तो याद रखिएगा हमारा 28 राज्य है। आगे देखते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा हमारा 8 क्या हो जाएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 22 आपका है। आगे देखते हैं यदि क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, सरकार के तीसरे स्तर के किस नाम से जाना जाता है, तीसरे स्तर को, तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है जो पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था, तो याद रखिएगा आपको 1992 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है 38 क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस प्रकार का शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा आपका स्थानीय शासन भी हो जाएगा, पंचायती राज भी हो जाएगा, तो इसलिए सी में हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा नगर पालिका और नगर निगम कहलाता है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो मेयर बोलते हैं। आगे यदि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है, तो बात रहे महिला के लिए आरक्षित है। आगे यदि क्वेश्चन बोल रहा है पंचायती और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो याद रखिए 1/3 सीटें आरक्षित है। आगे देखते हैं चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के बीच समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं इनमें से कौन सा राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं, तो याद रखिएगा आपका नेता भी हो जाएगा, सक्रिय सदस्य भी हो जाएगा, अनुयायी समर्थक भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख जो कार्य इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा चुनाव लड़ना भी हो जाएगा, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना भी हो जाएगा, कानून बनाने में सहायक भी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, किसी देश के लिए कानून बनाने का निर्णायक भूमिका कौन निभाता है, तो राजनीतिक दल निभाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 47 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है, तो चीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन में राजनीतिक दल मापने के लिए चीन में राजनीतिक दल के मामले में क्या व्यवस्था है, तो याद रखिए एक दलीय व्यवस्था है। 2 दलीय व्यवस्था किस देश में, तो याद रखिए हमारा अमेरिका हो गया, ब्रिटेन क्या हो गया, 2 दलीय व्यवस्था हो गया। आगे यदि देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा बहुदलीय। आगे देखें निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, तो याद रखिए हमारा भारत देश है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिए भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, भारत में राजनीतिक दलों की जो मान्यता है चुनाव आयोग के द्वारा देता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या बोल रहा है, जब अनेक राजनीतिक दलों के पारस्परिक सहयोग से सरकार बनता है तब
इस प्रकार की सरकार को क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। एक ऐसे सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार, इसको भी हम लोग बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो याद रखिएगा बामसेफ क्या है? राजनीतिक पार्टी नहीं है। बाकी बीजेपी ये भी पार्टी है, INC ये भी पार्टी हो जाएगा, और आके जो तीसरा हो जाएगा BSP, तो ये भी आपको पार्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है 57 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA किस दल के नेतृत्व में बना है? तो याद रखिएगा आपका भारतीय जनता पार्टी, जिसको BJP हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा UPA का नेतृत्व कौन दल करता है? तो याद रखिएगा कांग्रेस करता है। आगे देखिए भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार का दल है? तो याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय दल, बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा प्रांतीय दल है? तो याद रखिएगा आपका शिवसेना भी हो जाएगा, झामुमो और DMA, बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो याद रखिएगा आपका समाजवादी पार्टी नहीं है। आगे देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिए आपका कांसी राम हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने की गई है? तो याद रखिएगा हमारा भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए बोल रहा भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख या मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा सांस्कृतिकवाद, राष्ट्रवाद हो जाए। किसी दल में निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दल बदल, इसको हम लोग बोलते हैं। आगे भी बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो याद रखिए आपका लोकतंत्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा हमारा पाकिस्तान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिकांश लोकतंत्र के लिए आम है? तो याद रखिए उनके पास औपचारिक संविधान है, वे नियमित चुनाव करते हैं, उनके पास राजनीतिक दल है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पारदर्शिता कहते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकों का शासन बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र पक्ष में नहीं है? तो याद रखिएगा लोकतंत्र दूसरों की तुलना विवादों को बेहतर ढंग से हल करता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है लोकतांत्रिक सरकार होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? भैया जिम्मेदार सरकार भी होता है, उत्तरदायी सरकार होता है, वैध सरकार होता है, इनमें से सभी हो जाए। आगे देखिए इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतरीन मानी जाती है? तो याद रखिएगा लोकतंत्र सरकार सबसे बेहतरीन मानी जाती है। आगे देखिए विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती है? तो याद रखिएगा उनके औपचारिक संविधान होते हैं, उनके राजनीतिक दल होते हैं, ये नागरिकों का अधिकार की गारंटी देते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? तो याद रखिएगा इसका सशस्त्र क्रांति, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? तो याद रखिए पारदर्शिता। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है 78 लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं में बेहतर है। क्योंकि याद रखिएगा यह वैध शासन व्यवस्था भी है और आपका यह लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है, और तीसरा अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कारण हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है क्वेश्चन 79 क्या बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक असमानताओं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। क्योंकि इसका पहला आंसर हो जाएगा यदि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है। आगे देखते हैं 81 क्या बोल रहा है निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती करता है? तो स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति। आगे यदि देखते हैं कोई 82 क्या बोल रहा है प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समझ क्या होते हैं? तो याद रखिएगा विस्तार की चुनौती होते हैं। यदि आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 क्या बोल रहा है अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया? तो याद रखिएगा आपको सूचना का अधिकार
अधिनियम को लागू किया गया। आगे देखते हैं 84 क्या बोल रहा है, जो लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठम है? तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? तो लोगों को सशक्तिकरण बिल्कुल राइट आंसर है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 86 क्या बोला, निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो यदि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 86 क्वेश्चन कराएं, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।